गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप का जो कुछ टॉपिक आपने पीछे पढ़ा उससे आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप इसको इस पेज में दिख रहा है, इस पेज में आपको इस चैप्टर के बचे हुए 3 लेसन दिख रहे हैं। पहला है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, जिसका 3 पॉइंट अलग अलग है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली and strange case of Britain. And the 5th lesson of this chapter is visualizing the nation, and the 6th lesson is nationalism and imperialism. आज आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले। बहुत सारा वीडियो क्लिप आपके इस चैप्टर का बन चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा वीडियो क्लिप बनाना इस चैप्टर के लिए उचित होगा। आप से उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो लेक्चर देखें और समझने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लेट अस अंडरस्टैंड। आपने पीछे अपने वीडियो क्लिप में समझा होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो भी इवेंट था वो जर्मन कन्फेडरेशन या जर्मन एम्पायर के अंतर्गत ही की गई थी, और मिडिल क्लास वालों ने कोशिश की कि उनका खुद का जर्मन नेशनल असेंबली बने, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ के जो लार्ज लैंड ऑनर्स या कंजर्वेटिव्स थे, जिन्हें जंकर्स भी कहा जाता है, उन्होंने उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को दबा दिया। इसके कुछ साल बाद प्रशिया का चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने यह जिम्मेदारी उठाई कि वो जर्मन को यूनिफाई करेगा, एंड इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से 3 साल तक युद्ध किया। अपना डिप्लोमेसी, अपना कूटनीति का सहारा लेकर के उन्होंने इन तीनों राज्यों को हराया, और इनके राज्यों में जो भी जर्मनी आती थी उसे जर्मन को यूनिफाई करने में उनसे एक्वायर किया। एंड फाइनली जनवरी 1871 में वो युद्ध भी जीता, यानी प्रशिया जीत गया, और 18 जनवरी 1871 को जर्मन स्टेट में जर्मनी के अंदर 18 जनवरी 1871 को प्रशियन किंग काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्पायर का नया राजा घोषित किया गया, फ्रांस के हॉल ऑफ वर्साई में। तो ये जब असेंबली लग रही थी, यानी जब राजा घोषित हो रही थी और जब असेंबली लगी थी, तो इसमें सब लोग आए थे। जो प्रिंस थे जर्मन स्टेट के, वो आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो, या फिर जितने प्रशियन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे वो, ऑटो वन बिस्मार्क के साथ साथ, ये सब के सब इस भीड़ में इकट्ठा हुए थे। एंड जर्मनी, प्रशिया के अंदर जर्मनी जो था, अब वो मॉडर्न अपने तरीके से करेंसी, बैंकिंग, लीगल या जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अगला देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये लीजिए, आपका नेक्स्ट इमेज है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। चलो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ये इटली जो था उस समय, यानी 18th सेंचुरी के समय में, इटली का इतिहास भी बहुत अच्छा था। इटली फैला हुआ एक राज्य था, और इसमें ज़्यादातर हैब्सबर्ग एम्पायर इसको कैप्चर किए हुए था। मिडिल 19th सेंचुरीज के समय में इटली 7 भाग में बटा हुआ था, जिसके नॉर्थ में आप देख रहे हैं ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था, सेंटर में खुद पोप था, यानी जो भी चर्च था वो, एंड साउथ में था बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इस 7 स्टेट में इकलौता सार्डिनिया पिडमोंट एक ऐसा राज्य था जिस पे इटालियन किंग विक्टर इमानुअल शासन कर रहा था, बाकी सब के सब जिससे छिने हुए थे। तो इस पूरे इटली को यूनिफाई करना था। तो इस इटली को यूनिफाई करने में 3 कैरेक्टर सामने आए। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक मेजनी, दूसरा काउंट केवर, और तीसरा है गरीवाल्डी। तो देखते हैं क्या क्या किया। ये केवर जो था वो विक्टर इमानुअल का चीफ मिनिस्टर था, और ये भी एजुकेटेड था, और ये भी क्या करता था, डिप्लोमेसी का सहारा लिया बिस्मार्क की तरह,
और कोशिश किया कि इटली को यूनिफाई किया जाए। तो केवर ने क्या किया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को जो नॉर्थ में था उसे 1859 में हराया और हरा करके मिला लिया इटली के अंदर। हालांकि इटली की यूनिफाई करने की शुरुआत मेजनी को जाता है, क्योंकि मेजनी इटली का था और उसने 1831 और 1841 में 2 रिवॉल्ट भी किया एंड यंग इटली जैसे एसोसिएशन भी बनाया, बट उसके समय में यह सक्सेसफुल नहीं रहा। तीसरा कैरेक्टर था जिसेप गैरिबाल्डी का। जिसेप गैरिबाल्डी जो था ये किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, 2 इटली के साउथ में था, उसकी मदद से, साथ ही साथ वहाँ साउथ इटली के लोकल पीजेंट के मदद से जो साउथ में बॉर्बन किंग्स थे स्पेन के, उनको हरा करके साउथ इटली को कब्जे में लिया। इस तरह से गैरिबाल्डी के मदद से साउथ इटली, केवर की मदद से नॉर्थ इटली, और ऑलरेडी जो सेंटर था इटली का वहाँ पे ऑलरेडी विद्रोह के कारण वो इटली के अंडर में आ गया। तो इन तीनों ने मिल करके इटली को यूनिफाई किया एंड 1861 में विक्टर इमैनुअल II को इटालियन एम्पायर का नया सम्राट घोषित किया गया। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ी होती है कि जिसेप गैरिबाल्डी को लोकल किसानों ने मदद क्यों की। तो इसका कारण था, लोकल किसान जो थे वो सेंटिमेंट से मतलब जुड़े हुए थे। लोकल किसानों को लगता था कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम ला टालिया है, जिसको कब्जे में ले रखा है बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो साउथ का है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। ये ला टालिया कोई थी ही नहीं, बल्कि इटली का लैंग्वेज था इटालिया, और ये लोग इटालिया न समझ के उसको ला टालिया समझते थे। और इसी वजह से क्या हुआ, उन्होंने विक्टर इमैनुअल को या गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया। इटालिया रोमांटिसिज्म यानी लैंग्वेज के प्रभाव में आकर, जबकि उनके बीच में बातें कुछ और थी। वो समझते थे कि वाइफ है, वास्तविकता ये था कि वो लैंग्वेज से प्रभावित थे। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। चलो ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस क्यों है। ब्रिटेन जो था वो अचानक से दूसरे कंट्री की तरह इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना, बल्कि वो बहुत लंबे प्रोसेस में बना। इसका कारण समझने के लिए आपको ब्रिटेन का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ब्रिटेन नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं, पूरा का पूरा एक आइसलैंड था ब्रिटिश का, जो 3 एथनिक कंपोजिशन से बना हुआ था, मतलब वहाँ के रहने वालों के से बना था। इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ये सब के सब तीनों ग्रुप अपना अपना कल्चर और अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। लेकिन इन तीनों में सबसे पहले इंग्लिश यानी अंग्रेज़ जो थे, ये इन्होंने मोनार्किज्म को ख़त्म किया 1688 में। इसीलिए इंग्लैंड का माना जाता है कि 1688 में ही रिवॉल्यूशन हुआ। और जब इन्होंने पावर को सीज किया तो एक एक्ट पास किया जिसे कहा गया एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ये एक्ट पास हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और इन दोनों को मिला करके ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे इसे एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड ने ज़बरदस्ती स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में लिया। अब यहाँ क्या हुआ, इंग्लिश मेंबर की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने स्कॉटलैंड वालों को अपने अंडर में लिया। स्कॉटलैंड का जो भी कल्चर या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था सबको सप्रेस की गई। उनका जो लैंग्वेज था वो गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, उसे भी हटा दी गई एंड उनके जगह पे हर जो इंग्लिश जो फॉलो करते थे सारी चीज़ें उन पे थोप दी गई। तो यहाँ पे इंग्लिश और स्कॉट तो हो गया, इंग्लिश तो और वेल्स तो हो गया। अब रह गया तीसरा एथनिक ग्रुप स्कॉट और आयरिश की बात। तो ये आयरिश जो थे ये आयरलैंड वाले क्षेत्र में थे और ये 2 भाग में बटा हुआ था, 2 धर्म के बीच में, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। अब इंग्लिश ने क्या किया, यहाँ पे डिप्लोमेसी का सहारा लिया। उन्होंने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया ताकि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में मतभेद हो जाए। एंड कैथोलिक के सपोर्ट में इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को दबाना शुरू कर दिया। सॉरी, उल्टा हमने बोल दिया, इंग्लिश हेल्प कर रहा था प्रोटेस्टेंट को ताकि कैथोलिक को दबा सके। 1798 में एक व्यक्ति वॉल्फटन ने यूनाइटेड आयरिशमैन के सपोर्ट में रिवॉल्ट भी किया बट फेल हो गया, और उसी के फेल होने के बाद 1801 में इसे आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला ली गई और ब्रिटिश नेशन के नए चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। जैसे ब्रिटिश के कुछ सिंबल आए, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम के रूप में गॉड सेव्स आवर नोबल किंग, एंड लैंग्वेज बनी इंग्लिश।
अब रिवॉल्यूशन से अलग दो अलग से टॉपिक देखेंगे, एक एलेगोरी और दूसरा इम्पेरियलिज्म। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपका 5th लेसन है इस चैप्टर का, विजुअलाइजिंग द नेशन। यहाँ पे आपको पहले एलेगोरी समझना होता क्या था कि उस समय लोगों के सामने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रिवोल्यूशनरी फेस यानी चेहरे का सहारा लेते थे, या ऐसे कह सकते हो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने, कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पर्सन का सहारा लेना। और इसमें ज़्यादातर वो फीमेल फिगर का ही सहारा लेते थे, जिससे किसी देश को पोर्ट्रेट किया जा सके। जैसे हम लोग का भारत माता है, तो किसी आइडिया या किसी चीज़ को जब किसी पर्टिकुलर सिंबल या किसी कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस सिंबल को एलेगोरी कहा जाता है। डेफिनेशन बढ़िया सुन लीजिएगा। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और ए थिंग दैट इज एलेगोरी। यहाँ हमने अपने लैंग्वेज में भी लिखा है। तो यहाँ दो एलेगोरी बहुत ही फेमस था। एक फ्रांस का था मरियम, जो वहाँ के देश का पहचान था। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वो रेड कैप पहनती थी, ट्री कलर, और साथ ही साथ कॉकेट पहने हुए थी। जर्मनी का था जर्मेनिया, जो ओक की पत्ते मुकुट के रूप में पहना करती थी। तो हम कुछ फिगर भी आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एलेगोरी का। आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए। ये रही आपका जर्मेनिया का फिगर, 1848 का फिलिप बेट के द्वारा प्रिपेयर किया गया। जैसा आप देख रहे हैं झंडा लिए हुए है, तलवार भी, ये अपने नीचे देख करके पढ़ सकते हैं, सेंट पॉल चर्च का ही फिगर है ये। यहाँ भी आप देख सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है सिंबल के साथ, और नीचे कुछ फिगर बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं जर्मेनिया जो है फॉलन जर्मेनिया का फिगर है। एंड इस फिगर में क्या दिख रहा है कि जर्मेनिया अब राइन नदी पे खड़ी होकर के जर्मनी को प्रोटेक्ट कर रही है। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। दोनों का मतलब पहले समझे। इम्पेरियलिज्म क्या है? द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग मोर टेरिटरीज इन फॉरेन लैंड। दूसरे के देशों में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में ले लेने वाली प्रोसेस को कहा जाता है इम्पेरियलिज्म। और इम्पेरियलिज्म के वजह से शुरू हुई कलोनलिज्म। तो कलोनलिज्म 8 में पढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट हो रही है। जब एक कंट्री अपना आज़ादी खो देती है और कोई दूसरा कंट्री उसके ऊपर आर्थिक या राजनीतिक रूप से कब्जा कर लेती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है कलोनलिज्म। तो इस तरह से इम्पेरियलिज्म, जो कि नेशनलिज्म की बात हम अभी कर रहे थे, राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का रूप कैसे लिया। और इसका सबसे बड़ा कारण था 18 सेंचुरीज में बाल्कन। ये बाल्कन 1871 में एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, स्टेट, जिसमें बहुत सारे राज्य आते थे। हम राज्य का नाम बोल रहे हैं, आप गिनिएगा। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो, ये सब के सब मिला के बाल्कन कहे जाते थे। और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्लाव्स कहे जाते थे। तो इन्हीं क्षेत्रों को कब्जे में लेने के लिए जो इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सारे क्षेत्रों को कब्जा में लेने के लिए उन लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एक को सपोर्ट करते थे, दूसरे का विरोध करने के लिए। और इसी वजह से ये बाल्कन क्षेत्र वाले आपस में भिड़े, और इनके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी फाइट करने लगे, जो इम्पेरियलिज्म का रूप लिया। और यही इम्पेरियलिज्म हम जानते हैं कि इसी की वजह से दुनिया के दूसरे एशिया और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी लोग पहुँचने लगे यूरोपियन, जो कॉलोनियलिज्म का रूप लिया। तो ये आज यहाँ आपका ये चैप्टर 1 हिस्ट्री का समाप्त होता है। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट इन ब्रीफ। आप इसे बनाइए अपने तरीके से, और नहीं हो तो आप एनसीईआरटी का सहारा लीजिए, जैसा आप 9th में करते थे। और नोट्स के लिए मैं जब रिवीजन के लिए तैयार करूंगा तो आप उससे नोट्स तैयार कर लीजिएगा। रिवीजन में एक ही बार कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके सामने रिप्रेजेंट हो। चूँकि चैप्टर लंबा है तो 2 क्लिप में हम रिवाइज करेंगे और आप उससे अपना नोट्स तैयार करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल। गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप का जो कुछ टॉपिक आपने पीछे पढ़ा, उससे आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप इसको इस पेज में दिख रहा है, इस पेज में आपको इस चैप्टर के बचे हुए 3 लेसन दिख रहे हैं। पहला है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, जिसका 3 पॉइंट अलग अलग है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, unification of Italy, and a strange case of Britain. And the 5th lesson of this chapter is visualizing the nation, and the 6th lesson is